गुड मॉर्निंग। आज की न्यूज़पेपर की कटिंग्स में देखें, सबसे इम्पोर्टेंट, पड़ोस में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो प्रचंड ने तीसरी बार ली नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ। अभी लगातार न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बन रहे हैं। ये पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में सोमवार को शपथ ली। एक दिन पहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो ये जनकपुर टुडे है नेपाल का। 7 मंत्री सहित प्रधानमंत्री प्रचंड ले शपथ लिए। नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ले पद तथा गोपनीयता को शपथ ग्रहण करेगा क्षण। सोमवार प्रधानमंत्री दाहाललाई शीतल निवास मां राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ले। अब यहाँ पर आपके लिए यहाँ से 2 पॉइंट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो शीतल निवास, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति का जो निवास स्थल है उसको क्या कहते हैं? शीतल निवास। शीतल निवास। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि शीतल निवास कहाँ के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो ये नेपाल के राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति वहाँ की कौन है? विद्यादेवी भंडारी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। लवलीना और निखत जरीन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी में स्वर्ण जीता। मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि जो 15-20 पर्सनालिटी हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर से वही टोक्यो ओलंपिक की कांस्य विजेता लवलीना बोरगोहेन, लवलीना के नाम से फेमस है ये, और मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन ने सोमवार को यहाँ, यानी कहाँ, भोपाल में एथलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जीत के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किए, दोनों ने, लवलीना और निखत। अगला शेयर मार्केट से जो देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की ये एक न्यूज़ मिली मुझे अच्छा लगा। इन्वेस्टर्स लुक फॉर सांता रैली आफ्टर ग्रीन ईयर्स इन यूएस स्टॉक्स। तो यूएस पिछला जो वर्ष रहा, मतलब पिछला क्या, ये वर्ष जो रहा, तो काफ़ी उथल पुथल बड़ा रहा यूएस के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। तो इस बीच में सांता रैली, और ये सांता रैली एक टर्म है, तो जो लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो एक टर्म कभी भी पूछा सकता है कि सांता रैली का संबंध किससे है? सांता रैली स्टॉक मार्केट से है। ये क्या होता है? सांता रैली में क्या होता है? देखिए, सांता रैली का मतलब हो गया जो क्रिसमस का पर्व होता है। तो क्रिसमस जिस तरह से अपने यहाँ हिंदुओं के लिए जो छठ का पर्व होता है, या जो धनतेरस का समय होता है, तो उस समय लोग काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। मार्केट भी आपका पॉजिटिव जाता है, क्योंकि लोग खरीदारी करते हैं। एक ऐसी धारणा है कि नहीं, उस समय जो खरीदते हैं लोग, तो उससे बरकत होती है। तो स्टॉक मार्केट में भी जो यूएसए है और जितने सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं, तो क्रिसमस के आसपास देखा गया है कि पिछले साल का आप देख लें, हर साल का, तो क्रिसमस शुरू होने के बाद से जो 5 दिन हैं, क्रिसमस शुरू होने के बाद से 5 दिन, और इधर जनवरी का जो 2 दिन होता है, लगभग ये 7-8 दिन जो है, ये मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जाता है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोग खरीदारी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका असर दुनिया के अन्य स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ता है। भारत में भी कल देखा गया, पिछले लगातार 4 दिन से देखिए, आफ्टर 4 days ऑफ डिक्लाइन द की बेंचमार्क इंडाइसेस बाउंस्ड बैक इन ट्रेड ऑन मंडे, लेड बाय फाइनेंशियल एंड एनर्जी शेयर्स। सेंसेक्स जो है कल 721 पॉइंट ऊपर चढ़ा है। तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो स्टॉक एक्सचेंज में लगातार गिरावट आ रही थी कोविड के न्यूज़ के डर से, तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिसमस है, सांता रैली है, उसका असर यहाँ भी है। और पिछले कई सालों का आप देखेंगे, स्टडी अगर देखेंगे तो देखें आप, तो हर साल का जो दिसंबर है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो मार्केट ऊपर जाता है इस समय, लास्ट 7 दिनों में।
खैर, अगली कटिंग लेते हैं हम लोग। चीन से कच्चे माल के आयात पर संकट संभव। स्वाभाविक है, अभी वहाँ पर कोविड की स्थिति बनी है, उसके कारण से चीन में कोरोना की नई लहर लंबे समय तक बनी रही, तो कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल की किल्लत हो सकती है। हालांकि अभी चीन से कच्चे माल की आपूर्ति बनी हुई है। चीन से होने वाले कुल आयात में 85% हिस्सेदारी कच्चे माल की होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो चीन के साथ, और आपको सबको पता होगा, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करता है। हालांकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अब चीन नहीं रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अभी भी हम लोग चाइना से करते हैं। और वो भी कैसे? इंटरमीडिएट गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे लिथियम है। तो लिथियम आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन बनता है, लेकिन उसके लिए बैटरी कहाँ से आएगा? तो लिथियम हम लोग चाइना से मंगाते हैं। इसी तरह से अन्य जो रॉ मटेरियल्स हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह चिप्स के लिए है। तो जनवरी तक हालात नहीं सुधरे तो कच्चे माल का मूल्य भी बढ़ सकता है। इससे केमिकल्स, जो दवाई हमारा जो फार्मा सेक्टर है, तो उसके लिए भी हम लोग वहाँ से मंगाते हैं कच्चे माल, और फार्मा क्षेत्र के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, तो दाम बढ़ सकते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है ये, FIO, इसको जरूर नोट कर लेंगे आप, FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। केमिकल्स और फार्मा संबंधित उत्पादन से जुड़े कच्चे माल के लिए भारत काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स वस्तुओं से जुड़ा माल भी चीन से ही आता है। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं चीन में। अगर देखिए, ठीक है, चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे इधर नहीं रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक संबंध होते हैं वो अलग होते हैं। तो आर्थिक संबंध दृष्टि से देखें तो आप कह सकते हैं कि हाँ, चाइना के माल का हम बाइकआउट करें। ठीक है, जो फिनिश्ड गुड है तो उसका हम कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स हैं तो वहाँ पर तो तुरंत से आपको विकल्प नहीं मिलेगा ना। अगली कटिंग की ओर देखें हम लोग। अगली कटिंग मैंने लगाई है जनसत्ता का जो संपादकीय है, इसका भी संबंध चाइना से ही है। पिछले हफ्ते भारत और चीन के सेनाधिकारियों की लद्दाख क्षेत्र के कुछ विवादित मसलों पर सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत के बाद अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने उत्साहजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन विकास के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि चीन की कथनी और करने में काफ़ी फ़र्क होता है, फिर भी अगर चीन चाइना के एंगल से आप देखें तो देखिए, अभी चाइना काफ़ी बड़े संकट से गुजर रहा है, और ऐसी स्थिति में वो हमेशा चाहेगा कि अपने पड़ोसियों के साथ वो संबंध ठीक रखे। भारत से लगी चीन सीमा पर कुछ जगहों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते सामरिक रणनीति के तहत वहाँ की सेना इस तरफ आ जाती है। वरना चीन भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि भारत के साथ लंबे समय तक युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखना उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए, ये चाइना के एंगल से देखें तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनके बयान को अभी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। खैर, अगली कटिंग। RBI इमर्ज एज द लार्जेस्ट गोल्ड बायर अमंग द सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया भर में जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, तो सारे केंद्रीय बैंक अपना जो फॉरेन करेंसी एसेट है या विदेशी मुद्रा भंडार जिसको आप बोलते हैं, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो। और फॉरेन जो रिजर्व होता है उसका एक बड़ा कंपोनेंट है ये गोल्ड। तो ये एक महत्वपूर्ण डाटा है कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा हाल में जो गोल्ड है वो किसने खरीदा है? वो भारत ने खरीदा है। तो ये एक न्यूज़ आपके लिए होगी, नोट कर लेंगे इसको आप। ठीक है, अगली कटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में पहली बार देखे 3 न्यायाधीश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 72 साल के इतिहास में 2022 में एक साल के भीतर शीर्ष अदालत में 3 प्रधान न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति NV रमन 2021 को 48वें न्यायाधीश बने थे। उसके बाद निवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति U ललित बने, उमेश ललित, है ना। उसके बाद फिर उसी 9 नवंबर को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ अभी 50वें प्रधान न्यायाधीश। ये भी याद रखना है आपको, ये 50वें प्रधान चीफ जस्टिस हैं।
और कुछ और न्यूज़ इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ कदम उठाए, तो दिमाग में रखेंगे आप क्या कदम उठाए। तो संविधान पीठ की कार्रवाई का सजीव प्रसारण आप सबको पता है, लाइव जो टेलीकास्ट है वो हो रहा है अभी। इसके अलावा कोलिजियम प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार के साथ टकराव दिखा। कोलिजियम प्रणाली को लेकर के 3 जो सबसे बड़े फैसले दिए इस साल, उसमें देखें तो 2002 के गुजरात दंगे में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। दूसरा था विवादास्पद धन संशोधन कानून और शिक्षण संस्थान में कानून और शिक्षण संस्थानों में और EWS के लिए जो 10% आरक्षण है। तो ये सभी बड़े फैसले हुए। तो इस पर जनसत्ता में ये जो न्यूज़ आया है, एक आर्टिकल आया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और अहम लेख है इसमें, कार्बन क्रेडिट और भारत में बढ़ रहे हैं खरीदने वाले। तो देखिए जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उससे क्वेश्चंस आते हैं पर्यावरण से। कार्बन क्रेडिट से क्वेश्चन और रिसेंट ट्रेंड जो बना है, कार्बन क्रेडिट से क्वेश्चन आते हैं आपको। तो इसमें इस आलेख में जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं उसको मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा इसलिए। कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात अक्टूबर तक $30 अरब को पार कर गया। डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर ये मैंने इसलिए डाल दिया है कि जिनका जिनका एक्सपोर्ट हुआ, जैसे उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। गेहूँ है, बासमती चावल है, कच्चा कपास है, अरंडी का तेल है, कॉफ़ी है, ताज़े फल हैं। इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कॉफ़ी भी आपका है, हम लोग ये टी भी है, कॉफ़ी तो है इसमें, चाय भी हम लोग निर्यात करते हैं। तो ये सभी आइटम्स हैं, इनको नोट कर लेंगे आप। क्रिकेट से एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया में जो पुरुषों का क्रिकेट होता है, तो उसके सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार का नाम लेग स्पिनर शेन वॉर्न के नाम पर रखा गया। और आप सबको पता है शेन वॉर्न का निधन हो गया था हार्ट अटैक से इस साल थाईलैंड में। तो शेन वॉर्न के सम्मान में ऐसा किया गया है, ठीक है, शेन वॉर्न, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको सबको नोट कर लेंगे आप, और कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।